हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 19 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप इसी प्रकार से डेली सुबह में करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो एग्जाम फोरम चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली में सुबह करंट अफेयर्स के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टीबी रोको साझेदारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। टीबी रोको साझेदारी यानी कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यहाँ पर बात की जा रही है टीबी बीमारी की, जिसे हम हिंदी में क्षय रोग या तपेदिक रोग तथा इसको इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्हीं को हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप क्या है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य है दुनिया भर से टीबी रोग को समाप्त करना। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप प्रोग्राम का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। अब आपको टीबी बीमारी से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला है, भारत सरकार का लक्ष्य है टीबी यानी कि क्षय रोग को समाप्त करना वर्ष 2025 तक, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का टारगेट है दुनिया से टीबी रोग को समाप्त करना वर्ष 2030 तक। ये दो टारगेट आपको याद रखना है। भारत सरकार का भारत से टीबी रोग को समाप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2025 तक, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का पूरी दुनिया से टीबी रोग को समाप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2030। टीबी जिसे ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग या तपेदिक रोग के नाम से जानते हैं, विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है हर साल 24 मार्च को। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, जैसे कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है MA गणपति को। प्रादेशिक सेना में कैप्टन के तौर पर नियुक्त होने वाले भारत के पहले सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर जो कि वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद के तौर पर नियुक्त किया गया GP सामंत को। यूनाइटेड नेशंस के ब्राहे ऑडिटर समिति के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू को। फेडरल रिजर्व बैंक जो कि अमेरिका देश की सेंट्रल बैंक है, इस बैंक की पहली वाइस प्रेसिडेंट तथा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया है भारतीय मूल की महिला नौरीन हसन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री बैरिस्टर मौदूद हसन अहमद का निधन हो गया है। तो हाल ही में बैरिस्टर मौदूद अहमद जो कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मौदूद अहमद जो कि बांग्लादेश के 1988 से लेकर 89 के बीच प्रधानमंत्री रहे, 89 से लेकर 90 के बीच बांग्लादेश के उपराष्ट्रपति रहे, 76 से 78 तथा 87 से लेकर 88 के बीच उप प्रधानमंत्री रहे, तथा 2001 से लेकर 2006 के बीच कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्रालय के भी मंत्री रहे। तो आपको याद रखना है, मौदूद अहमद जो कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता तथा बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति हैं
शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में बांग्लादेश का जनक यानी कि राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें बंग बंधु की उपाधि प्राप्त थी। शेख मुजीबुर रहमान जो कि शेख हसीना के फादर थे, डैडी थे। अब आपको बांग्लादेश से कुछ क्वेश्चन याद रखना, जैसे हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच एक पुल बनाया गया जिसका नाम है मैत्री सेतु। मैत्री सेतु जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक नया पुल बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मैत्री सेतु है ये बांग्लादेश को तथा भारत के किस राज्य को जोड़ता है, तो मैत्री सेतु भारत के त्रिपुरा तथा बांग्लादेश के चटगांव को जोड़ता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 जिसका आयोजन किया गया गोवा में, तो इस फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया था। 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में भी बांग्लादेश को थीम देश के रूप में चुना गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो भारत का जो त्रिपुरा राज्य है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो भारत सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ जिसकी कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। भारत टोटल 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, जिसमें से बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा तथा अफगानिस्तान देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए राष्ट्रगान किस 2 देशों के राष्ट्रगान हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए जो राष्ट्रगान थे ये 2 देशों के राष्ट्रगान हैं। कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको एशिया में तथा भारत में पहले व्यक्ति थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में किस भारतीय कंपनी को विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो हाल ही में भारत की रीन्यू पावर एनर्जी को विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क क्या है। Global Lighthouse Network is a group of 69 factories which serve as a platform to develop, replicate and scale innovation, creating opportunity for cross-company learning and collaboration while setting new benchmark for global manufacturing community। कहने का मतलब है जो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क है ये दुनिया के जो 69 बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनका एक फोरम है जिसका उद्देश्य है दुनिया में नया प्रकार का इनोवेशन तथा नई प्रकार के जो अवसर हैं उनको क्रिएट करना है। तो इस समुदाय में भारत का एक कंपनी शामिल हुआ है जिसका नाम है रीन्यू पावर एनर्जी कंपनी। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के क्लोनी शहर में। विश्व आर्थिक मंच के फाउंडर और सीईओ हैं क्लास श्वाब। यहाँ पर बात की गई है रीन्यू पावर एनर्जी कंपनी की जो कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो कि विंड एनर्जी, सोलर रूफटॉप पावर सेक्टर में काम करती है। रीन्यू पावर एनर्जी के फाउंडर और सीईओ हैं सुमित सिन्हा। मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। क्वेश्चन नंबर 4 है
हाल ही में इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है तमिलनाडु राज्य की कौशल्या शंकर को। तमिलनाडु राज्य की कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं तमिलनाडु राज्य की कौशल्या शंकर, जो कि जाति विरोधी कार्यकर्ता हैं तथा मानवाधिकार रक्षक हैं। भारत में जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है, जाति सांप्रदायिक सिस्टम है, उसके खिलाफ तथा सामाजिक कार्यकर्ता हैं कौशल्या। इन्हीं को इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, जो कि अमेरिका देश के द्वारा दिया जाने वाला एक सम्मान है। जो इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज पुरस्कार है, यह पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए असाधारण साहस, शक्ति और नेतृत्व का प्रदर्शन किया। तो चलिए कुछ हम देख लेते हैं लेटेस्ट अवार्ड जो कि हाल ही में दिए गए। जैसे कि हाल ही में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 दिए गए हैं। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा का पुरस्कार दिया गया है बिहार की लेखिका अनामिका को इनके पोएट्री टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं अमिताभ बच्चन। बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर साल ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? तो हर साल ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है 18 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। ये जो दिवस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सभी को पता होगा हमारे प्लेनेट पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं एक लिमिटेड क्वांटिटी में है और उनका इस समय सबसे ज़्यादा दोहन हो रहा है। तो जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल चीज़ें हैं, उनको रिसाइकल किया जाए ताकि वो लंबे समय तक चल सकें। इसी बारे में लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, साथ ही साथ जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका रिसाइकल करने के लिए हर साल 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। और इस साल जो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया है यह तीसरा ग्लोबल रिसाइकलिंग डे है। पहली बार ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया था वर्ष 2019 में। और इस साल जो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया इसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2021 की थीम है। चलिए अब हम कुछ मार्च महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया 3 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज यानी कि कवर पेज पर आने वाले दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर कौन हैं? तो हाल ही में टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज यानी कि कवर पेज पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं एलियट पेज, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। फर्स्ट ट्रांसजेंडर मैन टू स्टार ऑन द फ्रंट कवर ऑफ टाइम मैगजीन। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं कनाडा देश के ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर एलियट पेज। ये दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं जिनको टाइम मैगजीन के कवर पेज पर शामिल किया गया है। आप ये जो देख पा रहे हैं फोटो में ये है टाइम मैगजीन का कवर पेज। इस कवर पेज पे ट्रांसजेंडर पहले व्यक्ति बन गए हैं एलियट पेज, जिनको इस कवर पेज पर शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन क्या है? तो टाइम मैगजीन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन है जिसकी शुरुआत हुई थी 1923 में। यह एक अमेरिका की न्यूज़ मैगजीन है। इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अब आपको टाइम मैगजीन से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 डिक्लेयर किया गया था
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया था। जो बाइडेन तथा कमला हैरिस को ये जो नॉमिनेशन है टाइम मैगजीन के द्वारा दिया जाता है और इस साल पहली बार किड ऑफ द ईयर 2020 डिक्लेयर किया गया भारतीय मूल की 15 वर्षीय लड़की गीतांजलि राव को। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि टाइम मैगजीन के द्वारा इस साल पहली बार किड ऑफ द ईयर का नॉमिनेशन जारी किया गया, जिसमें पहली बार किड ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा दिया गया गीतांजलि राव को। गीतांजलि राव जो कि भारतीय मूल की अमेरिकन 15 वर्षीय एक लड़की है। यहाँ पर बात की गई है ट्रांसजेंडर की, तो ट्रांसजेंडर से आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। ये 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क हाल ही में लॉन्च किया गया है तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क खोला गया है तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। हाल ही में बांग्लादेश में पहले ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर के तौर पर नियुक्त किया गया है तस्नुआ आनंद शिशिर को। तस्नुआ आनंद शिशिर जो कि बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी हैं। इनको बोयसाखी टीवी समाचार चैनल के द्वारा नियुक्त किया गया है। भारत का पहला किन्नर यानी कि ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सैमसंग कंपनी के द्वारा किस भारतीय संस्थान में सैमसंग के द्वारा इनोवेशन लैब स्थापित किया गया है? तो हाल ही में सैमसंग कंपनी के द्वारा दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में सैमसंग कंपनी के द्वारा इनोवेशन लैब स्थापित की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में सैमसंग कंपनी के द्वारा सैमसंग का इनोवेशन लैब स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य है पावरिंग डिजिटल इंडिया, जो कि डिजिटल इंडिया तथा नए नए जो इनोवेशन है उसके क्षेत्र में सैमसंग कंपनी के द्वारा रिसर्च किया जाएगा, इनोवेशन किया जाएगा। सैमसंग कंपनी जो कि साउथ कोरिया की एक मल्टीनेशनल कंपनी है। सैमसंग कंपनी का मुख्यालय साउथ कोरिया के सियोल शहर में। सैमसंग कंपनी के अंतर्गत कई सारी कंपनियां आती हैं, जैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग इंजीनियरिंग। ये सारी जो कंपनियां हैं सैमसंग की ही सब्सिडरी कंपनी हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो सैमसंग कंपनी की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी बाय रेवेन्यू एंड इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल कंपनी के बाद। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है पैसे तथा मार्केट के हिसाब से एप्पल, और दूसरी सबसे बड़ी दुनिया की टेक्नोलॉजिकल कंपनी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सैमसंग कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोला है नोएडा उत्तर प्रदेश में। सैमसंग कंपनी के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्थापित की गई है नोएडा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर बात की गई है साउथ कोरिया की। अब आपको साउथ कोरिया से टोटल 4 कंपनियों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहली कंपनी है सैमसंग, दूसरी कंपनी है हुंडई मोटर्स, तीसरा है किया मोटर्स और चौथी है कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो चारों कंपनियां हैं साउथ कोरिया देश की कंपनियां हैं और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर हुंडई मोटर्स कंपनी किस देश की कंपनियां हैं। तो ये सारी जो कंपनियां हैं साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया देश की कंपनियां हैं। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश है साउथ कोरिया। 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पुस्तक इंडियाज पावर इलाइट किसने लिखी है? तो इंडियाज पावर इलाइट, जिसका पूरा नाम है इंडियाज पावर इलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन, ये पुस्तक लिखी गई है संजय बारू के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी।
आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है पुस्तक का कवर पेज, इंडियाज पावर इलाइट क्लास कास्ट एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन। ये पुस्तक लिखी गई है संजय बारू के द्वारा। संजय बारू वही व्यक्ति हैं जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी वर्ष 2018 में, जिस पे मूवी भी बनी थी जिसका नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये जो पुस्तक है संजय बारू के द्वारा लिखी गई थी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित थी। और इस पुस्तक पर फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो ये दोनों पुस्तकों के नाम आपको याद रखना है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी पुस्तक संजय बारू की पुस्तक है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसकी है, तो जो द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक है ये पुस्तक लिखी गई है कांग्रेस के नेता शशि थरूर के द्वारा। कांग्रेस के नेता शशि थरूर के द्वारा द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक लिखी गई है, जबकि संजय बारू के द्वारा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक लिखी गई है। और कल मैंने आपको बताया था एक पुस्तक का नाम जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर ये पुस्तक लिखी गई है पेप्सिको कंपनी की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है दो लोगों को। ये दो व्यक्ति कौन कौन से हैं, एनी लेक्टन तथा जीन फिलिप वासल। एनी लेक्टन तथा जीन फिलिप वासल ये दो लोग हैं जिनको प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी एंड डी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं एनी लेक्टन तथा जीन फिलिप वासल, जो कि फ्रांस देश से हैं दोनों लोग। इन्हीं को हाल ही में प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों, अभी आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है, प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज जीतने वाले पहले तथा एकमात्र भारतीय कौन है। तो प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज पाने वाले पहले तथा एकमात्र भारतीय हैं बालकृष्ण दोषी, जिनको 2018 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि जो प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज है इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज को। तो चलिए इसी बात पर हम कुछ पुरस्कारों के नाम देख लेते हैं जिनको हम इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज के नाम से जानते हैं। जैसे विश्व खाद्य पुरस्कार को कृषि के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज को आर्किटेक्चर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फील्ड्स मेडल को गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ट्यूरिंग अवार्ड को कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसी प्रकार से ओल्फ प्राइज को मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल प्राइज कहा जाता है। तो ये हैं कुछ पुरस्कार जिन्हें इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज माना जाता है। अगर बात की जाए नोबेल प्राइज की, तो नोबेल प्राइज जो कि दुनिया की सबसे बड़े पुरस्कार हैं जिनकी शुरुआत होती है 1901 में। नोबेल पुरस्कार जो कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन देश के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही यानी कि अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की थी। जो नोबेल पुरस्कार हैं 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति के क्षेत्र में अर्थशास्त्र तथा चिकित्सा विज्ञान। ये हैं 6 क्षेत्र जिनमें नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। तो हाल ही में ऐसा कहा गया सिंगापुर देश के द्वारा। सिंगापुर देश दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ
सौर फार्म स्थापित करने का अनाउंसमेंट किया है। अगर बात की जाए भारत की, तो मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में कहाँ? तो तेलंगाना राज्य के पेडापल्ली जिले के रामागुंडम में एनटीपीसी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी कि तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की। 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की इसकी क्षमता होगी। यहाँ पर फ्लोटिंग यानी कि तैरते का मतलब क्या है? तो तैरने का मतलब है ये जो सोलर पैनल हैं कुछ इस प्रकार से नदी या फिर समुद्र में स्थापित किए जाते हैं जो कि पानी पर तैरते होते हैं, इसीलिए इसको फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। सिंगापुर देश जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, सिंगापुर देश की राजधानी है सिंगापुर सिटी। तो चलिए अब हम आपको कुछ देशों के नाम बताते हैं जिनके राजधानी का नाम वही है जो कि उन देशों का नाम है। जैसे डिजिबूटी देश की राजधानी है डिजिबूटी सिटी, ग्वाटेमाला देश की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, कुवैत देश की राजधानी है कुवैत सिटी, लग्जमबर्ग देश की राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, मोनाको देश की राजधानी है मोनाको सिटी, पनामा देश की राजधानी है पनामा सिटी, सैन मारिनो की राजधानी है सैन मारिनो सिटी, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, वेटिकन सिटी जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी की राजधानी है वेटिकन सिटी। तो ये हैं कुछ देश जिनके राजधानी का वही नाम है जो कि उन देशों का नाम है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 2021 में एशियाई बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी किस देश को मिली है? तो इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।